Good morning, students. I hope everyone, all of you are very well and preparing well for this NEET examination. So, today I'm going to teach you about mitochondria. इस वीडियो में बच्चों मैं आपको आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करूंगा. सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जैसा हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. Mitochondria are the site of aerobic respiration. Mitochondria are semi-autonomous cell organelle. तो एक एक करके के बारे में हम लोग अच्छे से थोड़े डिटेल में डिस्कस करते हैं. क्लियर? तो बेटा जैसा आप देखोगे इस डायग्राम में यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट दिस इज अ डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अगर इसके शेप की बात करें तो ये शेप आपका कैसा होता है, ये सिलिंड्रिकल या सॉसेज शेप होता है. उसके बाद अब बात करते हैं इस पे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स. क्योंकि आप यहाँ क्लियरली देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में देयर आर टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. सो ऑब्वियसली एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. बच्चों जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरियल सेल, साइनोबैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मल सेल, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं पर भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, ये एब्सेंट होते हैं. सो सीधी सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने की कहीं से कोई गुंजाइश या फिर कोई भी संभावना, प्रोबेबिलिटी नहीं होती है. क्लियर? सो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल जैसे फंगल सेल, प्रोटिस्टन सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये तो बात हो गई प्रेजेंट एंड एब्सेंस की. सेकंड अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के शेप, मैंने आपको पहले ही बता दिया. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है. माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. अब चलते माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था. तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले एल्टमैन ने देखा, कोलिकर ने देखा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नॉमेनक्लेचर किया था बेंडा ने. सो माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है. क्लियर? तो इस बोर्ड पर आप देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कहाँ प्रेजेंट है, जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर का रीजन आ जाता है आपका साइटोप्लाज्म. ओके, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया की अगर नंबर की बात करें, शेप की बात मैंने आपको कह दिया. साइज की बात कर लें तो साइज की अगर बात करते माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोन मीटर होता है. 1 माइक्रोन मीटर इक्वल्स 10 टू द पावर -6 मीटर. सिमिलरली आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की बात करें तो 1 टू 4.1 माइक्रोन मीटर ये इसकी लेंथ होती है. क्लियर? तो ये एक साइज और शेप से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जा सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट कम टू माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की अगर बात करें तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किसी भी सेल में उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है. जो सेल जितना ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगा उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उतने ज्यादा प्रेजेंट होंगे. ओके, सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ यूकैरियोटिक सेल depends on the physiological function it performs or the physiological activity of that particular cell. Clear? जैसे आप देखो अगर कार्डियक सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, बर्ड्स की फ्लाइट सेल्स हैं, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द एडिपोज सेल. जैसे कि हमारे एडिपोज सेल्स का काम हो जाता है ये फैट को स्टोर करते हैं, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली कम होंगे क्योंकि ये कम फिजियोलॉजिकल एक्टिव होते हैं. अब इसके शेप की बात करें तो इसमें आप देखोगे डबल मेम्ब्रेन है. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, यहां पर मैंने इसे मेंशन किया हुआ है. तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन ये मोनोमर यूनिट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, पायरुविक एसिड, इनके लिए ये फ्रीली परमिएबल होता है. इस बात को आप याद रखेंगे. क्यों? व्हाई इट इज फ्रीली परमिएबल फॉर मोनोमर यूनिट्स? बिकॉज the outer mitochondrial membrane contains porins.
एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है जिसका नाम होता है पोरीन्स। ओके, तो ये पोरीन्स प्रेजेंट होने के कारण दे हैव पोरीन्स। ये पोरीन्स आपके बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये फ्रीली परमिएबल है। द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन होगी, इसके बीच स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड योर आउटर मैट्रिक्स। द स्पेस प्रोवाइडेड बाय द स्पेस कवर्ड बाय दिस इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर मैट्रिक्स। ये इनर मैट्रिक्स आपका मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव रीजन है एंड दिस इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये इतनी बातें आपको मैं आगे और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, जहां तक बात हो जाती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, सो आप देखोगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस लाइक आउटर मेम्ब्रेन। जैसा ये आउटर मेम्ब्रेन आपका एक कंटिन्यूअस लेयर है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर, इट इज जस्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। आप देखोगे फिंगर की तरह ये आपको अंदर की ओर फोल्डेड होते हैं, ऐसा डायग्राम में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बच्चों, यहां आपने क्या देखा? यस, आपने ये देखा कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अंदर में फिंगर की तरह इनर मैट्रिक्स की ओर ये इनफोल्डेड अंदर की ओर मुड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि इसके इनर मैट्रिक्स में एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलती है जिसे आप रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। हैंस क्रेप ने इसे डिस्कवर किया था, सो ऑल्सो नोन एज क्रेप्स साइकिल। ओके, तो इस साइकिल में ही एटीपी प्रोडक्शन का काम होता है। तो हमारे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है जिसे कहा जाता है आपका, विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिस ऑपरेट्स इन द ईटीसी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी ऑपरेट्स ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बच्चों, आप यहां इस चीज को क्लियर ऑब्जर्व करोगे। इसके बारे में भी हमें रेस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो ईटीसी हो जाती है, इसमें 5 कॉम्प्लेक्स टोटल इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज द कॉम्प्लेक्स 5, F0 F1 पार्टिकल। ये टेनिस बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स 5 का काम करते हैं और फाइनली यहीं से एटीपी का प्रोडक्शन एटीपी सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, जो आगे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्लियर? अब बात करते हैं आपका इनसाइड द मैट्रिक्स। यू विल फाइंड दैट मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, सिंगल सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर से आपको मैं बताता हूं, सिंगल यानी नंबर में 1, सर्क्यूलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऐसा डीएनए आप देखोगे कहां पाया जाता है? यस, ऐसा डीएनए बच्चों पाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ओके, इसे नाम दिया जाता है आपका mtDNA। शॉर्ट में इसे mtDNA लिखा जाता है, दैट इज स्टैंड्स फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके, अ सिंगल सर्क्यूलर and double stranded DNA called mtDNA or mitochondrial DNA. Next come to ribosomes, that are 70S type of ribosome। 2 टाइप के राइबोसोम्स हो जाते हैं, जिसमें आपका होता है ये 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। ये आपके इनर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसके पास खुद का मैसेंजर आरएनए होता है। इन सब की हेल्प से ये अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एंजाइम्स और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। लेकिन यहां एक बात आपको ध्यान से सुननी है, ऑल एंजाइम्स आर नॉट, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ। ओके, सो सम प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड और इंपोर्टेड। कुछ प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म से ये इंपोर्ट करता है। ये कौन सा प्रोटीन है? जो न्यूक्लियर जीन्स जिसे सिंथेसाइज करते हैं। सो इन सारे बातों से ये
फाइनली प्रूफ होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, mitochondria has its own ribosomes, so some of the proteins are synthesized by mitochondria itself, but other proteins are imported from the cytoplasm. So this is the reason why mitochondria are known as semi-autonomous cell organelle. Mitochondria के बारे में क्या कहा जाएगा? Yes, mitochondria are semi-autonomous cell ऑर्गेनल्स। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब इसके बेस पर आपको असर्शन रीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मान लो असर्शन ऐसा पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। असर्शन इज करेक्ट। अब इसका रीजन आपसे पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम्स एंड इट्स ओन protein synthesizing machinery but imports some of the proteins from cytoplasm. So अब यहाँ आप clearly you can observe both assertion and region, assertion और region दोनों के दोनों आपके क्या हो जाते हैं, both are correct and region is the correct explanation of assertion. region assertion को clearly explain करता है, तो आपका आंसर हो जाता है first assertion, both assertion and region are correct and region is the करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी यहां से इसी तरह से फॉर्म कर दिए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो पूछे जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं आपके ऑपरेट होते हैं। सो दीज आर जनरली या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक हाइपोथेसिस दी जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर ओरिजिनेटेड और इवॉल्व फ्रॉम पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इवोल्यूशन के पॉइंट की बात करें, सो माइटोकॉन्ड्रिया की इवोल्यूशन कहां से होती है, अकॉर्डिंग टू इंडो सिम्बायोट थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी बनाई, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया आर इवॉल्व फ्रॉम पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। कहां से आ जाते हैं ये, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन में माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक अलग प्रोकैरियोटिक सेल था, ये किसी दूसरे प्रोकैरियोटिक के साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है, उसके बॉडी के अंदर आता है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इट इवॉल्व फ्रॉम पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। सो इतनी सारी बातें आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जरूर याद रखेंगे। एनसीईआरटी से को आप अच्छे से फॉलो करें। और माइटोकॉन्ड्रिया की जब डिवीजन की बात हो जाती है तो सो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन मेथड। जैसे बैक्टीरिया फिजन से डिवाइड करता है, सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके फिजन से डिवाइड करते हैं। सो ये शॉर्ट वीडियो आपके नीट में माइटोकॉन्ड्रिया के लिए काफी हेल्पफुल है। आई होप इस तरह से मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सो टू एवरीवन आई humbly request, please like, share and subscribe my YouTube channel. Okay, thank you to all of you.